29 अप्रैल 1939 को भारतीय राजनीति में वो हुआ जिसने काफी हद तक देश की राजनीति बदलने में खास भूमिका अदा की। कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं ने आखिरकार सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से किनारे करने में सफलता हासिल कर ली। हालांकि एक नेता को सुभाष खुद अपना विरोधी मानने लगे थे। 29 अप्रैल 1939 ये दिन भारतीय राजनीति की दृष्टि से एक बड़े बदलाव वाला दिन था। इस दिन सुभाष चंद्र बोस का रास्ता कांग्रेस से करीब अलग हो गया। उन्होंने एक नई पार्टी बनाने की घोषणा की। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हमारी आजादी की लड़ाई न केवल अलग नजर आती बल्कि भारतीय राजनीति का इतिहास भी अलग ही होता। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अगर महात्मा गांधी अगर सामने थे तो पर्दे के पीछे सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद। कई किताबों में इसका जिक्र है, खासकर 2 किताबों में इसका वर्णन विस्तार से हुआ है। ये किताबें हैं रुद्रांशु मुखर्जी की नेहरू एंड पटेल पैरेलल लाइव्स और लियोनार्ड गॉर्डन की ब्रदर्स अगेंस्ट द राज। ये दोनों किताबें कहती हैं कि सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसके बाद अगले साल भी अध्यक्ष बनना चाहते थे। इससे पहले ये काम जवाहरलाल नेहरू कर चुके थे। वो 1936 और 1937 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। सुभाष काफी लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता कांग्रेस में ही कुछ नेताओं को खटकती थी। कम से कम सुभाष को तो ये बात महसूस हो रही थी। उन्होंने अपनी पत्नी एमिली शेनकल को पत्र लिखा। नेताजी संपूर्ण वाङ्मय खंड 7, 4 अप्रैल 1939। ये संदेहजनक है कि अगर मैं अगले साल फिर से पार्टी का अध्यक्ष बन पाऊं। कुछ गांधीजी पर दबाव डाल रहे हैं कि इस बार कोई मुसलमान अध्यक्ष बनना चाहिए। यही गांधीजी भी चाहते हैं, किंतु मेरी अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई है। सुभाष को इसके पीछे कांग्रेस के कुछ दिग्गज नेताओं की ईर्ष्या ही नहीं समझ में आ रही थी, जो उनकी उम्मीदवारी की राह में अड़चन बन सकती थी, बल्कि एक और बड़ा कारण और भी था। कांग्रेस का एक बड़ा नेता उनसे नाराज था। वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुभाष और पटेल के रिश्ते तब से खराब हो गए थे जब से पटेल के भाई विठल भाई पटेल ने मरने से पहले अपनी वसीयत में प्रॉपर्टी का एक हिस्सा सुभाष के नाम कर दिया था ताकि वो इसे पार्टी के प्रचार प्रसार में लगा सके। ये मामला बंबई हाईकोर्ट तक पहुंचा, जिसमें सरदार पटेल के खिलाफ सुभाष की हार हुई। अब सवाल यही था कि अगर सुभाष 1939 में अध्यक्ष के तौर पर 1 साल का कार्यकाल और चाह रहे थे तो इसे लेकर पटेल का क्या रुख था। पटेल ने 1938 में ही सुभाष के अध्यक्ष बनने के बाद राजेंद्र प्रसाद को पत्र लिखा, जो तब बीमार थे। पत्र में लिखा, जवाहर कम से कम 4 महीने के लिए विदेश चले गए। आप भी 6 महीने से नहीं हैं और हमें अब एक ऐसे अध्यक्ष के साथ निभाना है जो अपने काम के बारे में जानता ही नहीं। दरअसल सुभाष अध्यक्ष बनने के बाद विदेश के दौरे कर रहे थे ताकि कई देशों में कांग्रेस और भारत की आजादी की आवाज को मजबूत बनाया जाए, साथ ही वहां से नैतिक समर्थन भी हासिल किया जाए। ऐसे में निश्चित तौर पर उनके पास कांग्रेस वर्किंग कमेटी से बात करने का ज्यादा समय नहीं था। कांग्रेस में उनकी अपार ऊर्जा को लेकर तारीफ तो जरूर हुई, लेकिन ये कहा जाने लगा कि उनके अध्यक्ष के कार्यकाल में कांग्रेस ने कोई गतिविधि नहीं चलाई। वो मूक अध्यक्ष ज्यादा बन गए। वो शायद ही कांग्रेस की किसी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कुछ बोले हो या कोई संबोधन दिया हो। 1939 में जब त्रिपुरी के कांग्रेस अधिवेशन में नए अध्यक्ष का चुनाव होना था, तब महात्मा गांधी की पहली पसंद इस पद के अबुल कलाम आजाद माने जा रहे थे। लेकिन अबुल कलाम खुद सुभाष के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते थे। दोनों ही कलकत्ता से आते थे, जहां सुभाष की लोकप्रियता न केवल बहुत ज्यादा थी बल्कि दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। तब गांधी ने पट्टाभी सितरमैया को उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया। रुद्रांशु मुखर्जी की किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइव्स कहती है, सीताराम इच्छा नहीं होते भी दावेदार बन गए। उनका कहना था कि उनसे इसके बारे में पूछा तक नहीं गया कि क्या वो दावेदार बनना चाहते हैं। सुभाष के रुख से कांग्रेस में कलह बढ़ने लगा, क्योंकि वो अपनी दावेदारी पर अडिग थे। पटेल ने सुभाष से कहा कि बेहतर हो कि वो बैठ जाए और पट्टाभी का अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ करे। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव इसी माहौल में 29 जनवरी 1939 में हुए। सुभाष को 1580 वोट मिले और सीतारमैया को 1377 वोट। गांधीजी और पटेल पूरा जोर लगाने के बाद भी पट्टाभी को जीत नहीं दिला सके। गांधीजी ने सार्वजनिक तौर पर इसे अपनी हार माना।
इसी समय गांधी जी कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अलग हो गए। इसके बाद पटेल और अन्य सदस्यों ने भी कार्यसमिति से इस्तीफा दे दिया। नेहरू ने इस्तीफा नहीं दिया। सुभाष ने गांधी जी से मिलकर टकराव टालने का प्रयास किया, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते गए। सुभाष और गांधी के बीच समझौते जैसे हालात खत्म हो गए। ये भी कहा जा सकता है कि इस दौरान कांग्रेस दो टुकड़ों में बंट गई। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की कलकत्ता बैठक में सुभाष ने उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। उनकी जगह तुरंत राजेंद्र प्रसाद ने ले ली। बोस ने इसके बाद कांग्रेस के अंदर ही अपनी वामपंथी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए। हालांकि इसका बहुत विरोध भी हुआ। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की शोधपरक पत्रिका इतिहास में जेपी मिश्रा ने अपने लेख कांग्रेस में दलीय प्रभुत्व सुभाष बोस की चुनौतियां और उनका संघर्ष में लिखा। बोस के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के बाद कांग्रेस हाईकमान राजनीतिक तौर पर बोस के प्रभाव को पूरी तरह खत्म करने का मन बना चुका था। हालांकि सुभाष अभी बंगाल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन जुलाई 1939 में उस पद से भी हटाकर 3 बरस के लिए किसी अन्य पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। लेटेस्ट ट्रेंडिंग अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।